हरे कृष्ण बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। कल यार वीडियो आ नहीं पाई, आपको 2 दिन वीडियो मिल नहीं पाई। एक इससे पहले छुट्टी हो गई थी और एक कल की छुट्टी हो गई, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, है ना। थोड़ा सा काम ज़्यादा हो गया था, बर्डन ज़्यादा हो गया था, तो ऑफलाइन में भी काम कराना था और टेस्ट भी इन बच्चों का लेना था, जो हम कंटिन्यू लेते हैं। क्या बोलते हैं, हफ्ते में 3 टेस्ट इनके रहते हैं। कुछ स्पीड टेस्ट होते हैं और एक एग्ज़ाम की तरीके से टेस्ट होता है, तो उसमें थोड़ा बिजी हो गया था। और फिर मैथ्स वाले सर की थोड़ा छुट्टी हो गई थी, इसलिए आपको कल और उससे एक दिन पहले थोड़ा सा खेद रहा वीडियो ना आने के कारण। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कंटिन्यू रहेगी। कभी कभार बच्चों हो सकता है ऐसा कि ना वीडियो आ पाए, अगर काम ज़्यादा हो, कभी कभार एक आध दिन, है ना, 1 या 2 दिन ऐसा कभी कभार होगा। ऐसा नहीं कि रेगुलरली आज डाल दी फिर 2 दिन नहीं डाली, ऐसा नहीं होने का। रेगुलर वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो उस पहली बात तो मैंने यही बात कर ली कि जो वीडियो नहीं आई थी उसके लिए सॉरी, आप सबसे क्षमा प्रार्थी हैं। अब आज जो हमें बात करनी है उसकी पहले बात करने से पहले बताते हैं कि अभी वीडियो कंटिन्यू आपको आएंगी। जैसे कल संडे है तो कल हम वीडियो नहीं डालते, पर आपकी एक छुट्टी हो गई है तो कल वीडियो आएगी आपके पास, ठीक है। आज बच्चों जो हमें कवर करना है वो करना है उत्तर वैदिक काल का आर्थिक स्थिति। देखो, सबसे पहले हमने कर ली राजनीतिक स्थिति। अभी इस राजनीतिक स्थिति के साथ ही साथ में अब मैं आपको आर्थिक स्थिति बताऊंगा। मैंने कहा था पहले राजनीतिक विस्तार होता है, फिर आर्थिक होता है, उससे धीरे सामाजिक होता है और फिर उसके बाद में धार्मिक होता है। तो मेरे हिसाब से आप सीक्वेंस को पकड़ पा रहे होंगे। अब ऋग्वेद में और उत्तर वेद के राजनीतिक स्थिति में आप बहुत अच्छे से अंतर कर पाए होंगे। अब ऋग्वेद और उत्तर वेद के आप आर्थिक स्थिति में बहुत अच्छे से अंतर कर पाएंगे। लेकिन जैसे अब हमने रूटीन बना रखा है, यहाँ पे पढ़ाई को स्टार्ट करने से पहले डेली हम जो 2 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। उन 2 क्वेश्चन से पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन था बच्चों ये वाला कि 58वां देश में 58वां बाघ अभ्यारण्य किसे घोषित किया गया है। तो एक बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर बताया था। कल्पना नाम है लड़की का, बहुत अच्छे से पढ़ती है, बताती भी है और मुझे अच्छा लगता है वो जब आंसर करती है। और यकीन मानना कि जब उसका मैसेज आता है तो मुझे लगता है कि भाई वाकई, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो पढ़ रही है लड़की, वो हर क्वेश्चन के आंसर देती है, तो अच्छा लगता है। इसलिए मैंने उसकी पढ़ाई को देखते हुए यहाँ पे करंट का क्वेश्चन डालना शुरू किया है। और धीरे धीरे जैसे जैसे मैं मतलब बहुत ज्यादा बिजी रहता हूँ इसी काम में, कोचिंग वाले में, तो जैसे जैसे ईश्वर की इच्छा रहेगी, जैसे राधा रानी की कृपा रहेगी, उस हिसाब से मैं दूसरी वीडियो भी बनाना शुरू कर रहा हूँ। जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की अभी क्या चल रहा है, डिस्क्रिप्टिव पार्ट चल रहा है। उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैं आपको डेली 10 से 15 क्वेश्चन कराया करूंगा। अब 10 से 15 क्वेश्चन अगर होंगे तो सोचो, डेली 10 से 15 क्वेश्चन करंट के नहीं बोल रहा, करंट के तो बच्चों में हफ्ते में ही इस तरीके से जो बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा करेगा उसको डाला करूंगा। डेली मैं 10 से 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव डिस्कस करा करूंगा। उससे क्या होगा कि एक तो डिस्क्रिप्टिव पार्ट चलता रहेगा और ऑब्जेक्टिव पार्ट से आपको ये पता चलता रहेगा अच्छा ये वाले क्वेश्चन इस प्रकार से बनते हैं। जैसे कुछ उसमें साइंस के क्वेश्चन हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव वाले में, कुछ उसमें पॉलिटी के हो जाएंगे, कुछ उसमें इकोनॉमी के हो जाएंगे, कुछ उसमें एनवायरमेंट के हो जाएंगे, कुछ उसमें हिस्ट्री के हो जाएंगे। इस तरीके से वो क्वेश्चन हो जाएंगे। तो कर रहा हूं मैं ट्राई, है ना। जैसे जैसे काम पूरा हो जाएगा उसके बाद आपके सामने उसकी वीडियो आनी शुरू होगी। या तो वो सुबह 9 बजे आया करेगी 10 या 12 क्वेश्चन की, या वो फिर शाम को 4 बजे आया करेगी, पर आएगी रेगुलर। अब मैं उसे ऐसा नहीं करना चाह रहा कि भाई मैंने स्टार्टिंग करी और स्टार्टिंग कर दी, अब 2 दिन आई, फिर 3 दिन रुक गई, फिर 4 दिन आई, फिर 5, ऐसे नहीं करना चाह रहा। मैं सोच रहा हूँ वो रेगुलर ही आए। तो उस लड़की के उत्साह को देखते हुए ही मुझे ये लगा कि ऐसे भी वीडियो बनानी चाहिए जिससे बच्चे अगर पेपर में बैठे तो जीएस उन्हें खूब सारा पढ़ावा मिले, ठीक है। तो मैं बहुत जल्दी करके वो वीडियो डालनी शुरू करूंगा। वैसे उस लड़की को खूब कहने का मतलब है शाबाशी, आप अच्छे से पढ़ते हो बेटा। भगवान करे बहुत जल्दी, राधा रानी की कृपा रहे, बहुत जल्दी आपका नंबर नौकरी के लिए आ जाए, है ना। जिस भी चीज की आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए आपका नंबर आ जाए, ठीक है। और बाकी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो बेटा आप कमेंट में डाल के पक्का पूछा करो कि भैया मुझे ये पढ़ना है, तो मैं पक्का आपके लिए मैं उस वीडियो को बनाना शुरू करूंगा। जो भी सब्जेक्ट आपको लगता हो कि भैया मेरे लिए ये वाला डालो या मेरे लिए ये वाला डालो, तो कंप्लीट आप पढ़ोगे और भी लोग पढ़ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पर देखो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, बायो, है ना, एनवायरमेंट, आईआर, ये टॉपिक यार यूपीएससी का है, आपके लिए नहीं। आईआर
तो ठीक है, इसको तो खैर रहने दो आप लोग। एनवायरमेंट, अब कुछ भी इसके अलावा भी कुछ भी पूछो, और इसमें क्या, बायो हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, फिजिक्स हो गया, एनवायरमेंट हो गया, है ना, इनमें से किसी की भी आप चाहते हो कि भैया इसकी वीडियो आप बनाना शुरू कीजिए, है ना, हम इसे पढ़ेंगे, तो मैं उसको भी बनाना शुरू कर दूंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए स्टार्ट करते हैं क्लास को, और आपको खूब शाबाशी, बहुत अच्छे से पढ़े, मन से पढ़े, मन लगाकर पढ़े, खूब बढ़िया पढ़ रहे हैं सभी बच्चे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के क्वेश्चंस के साथ में। तो क्वेश्चन था कि 58वां बाघ अभ्यारण्य किसे घोषित किया है। ये करंट का क्वेश्चन बनाया था मैंने, 58वां बाघ अभ्यारण्य। तो 58वां बाघ अभ्यारण्य बच्चों मध्य प्रदेश राज्य में बनाया गया है। कहां बनाया गया है? मध्य प्रदेश राज्य में। तो 58वां बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश राज्य में बनाया गया है। मध्य प्रदेश राज्य में एक जगह पड़ती है शिवपुरी, मध्य प्रदेश में जगह पड़ती है शिवपुरी। तो इस शिवपुरी में स्थित है माधव राष्ट्रीय पार्क। शिवपुरी में स्थित है माधव राष्ट्रीय पार्क। तो इस माधव राष्ट्रीय पार्क को 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया है मार्च 2025 में। ये ध्यान रखेंगे, मार्च डेट नहीं पूछता, पक्की बात है, बहुत रेयर होता है कि डेट पूछे। मार्च 2025, लगभग 7 मार्च या 9 मार्च की डेट दे रखी है। तो मार्च 2025 में क्या घोषित किया है? माधव राष्ट्रीय पार्क को 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया है, जो पड़ता है मध्य प्रदेश में। तो ये था आपका आंसर। इसी के साथ एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं, आप ये बताएं मध्य प्रदेश में टोटल कितने अभ्यारण्य हैं? मध्य प्रदेश में टोटल कितने अभ्यारण्य हैं, उसको फिर हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन मैंने आपको ऐसे ही बोल दिया ओरली कि मध्य प्रदेश में कुल कितने अभ्यारण्य हैं, बताएंगे इसका आंसर क्या है। तो ये करंट क्वेश्चन हो गया आपका, और एक क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया। अब जो ये बाघ अभ्यारण्य है ना, यानी टाइगर रिजर्व, टाइगर जो रिजर्व हैं, ये कैसे कैसे हैं, अब मैं इस पे एक वीडियो बनाऊंगा, बहुत जल्दी करके बनाऊंगा, जितने भी हमारे टाइगर रिजर्व हैं उन सब पे। और वन्य जीव अभ्यारण्य या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, इसका क्या मतलब है, संविधान में किस अनुसूची में आता है, संविधान के किस अनुच्छेद में आता है, संविधान के क्या बोलते हैं किस भाग में आता है, तो ये सारी वीडियो इसी से लिंक होती है। तो ये तो हो गया करंट का क्वेश्चन। अब इस करंट के साथ जो पॉलिटी लिंक हो रही है, यानी बेसिक चीज जो लिंक हो रही है, उस बेसिक का भी मैं वीडियो बनाता हूं। तो उसका वीडियो बना के फिर मैं आपको डालता हूं, फिर देखना अगर यहां से क्वेश्चन आया, अगर करंट का क्वेश्चन आया अभ्यारण्य का, तो वो भी हो जाएगा, और अगर उससे रिलेटेड पॉलिटी का क्वेश्चन आया तो पॉलिटी भी हो जाएगी। तो अब मैं इसके साथ ये किस अनुसूची में आता है, किस अनुच्छेद में आता है, ये किस भाग में आता है, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब शुरू हुआ, 1972 वाली बात, उसमें क्या जाता है, इन सब बातों पे एक वीडियो बना के बहुत जल्दी डालेंगे, जैसे समय मिलेगा, पर जल्दी ही डालेंगे, देर नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। और एक आपको मैंने आंसर दे दिया कि मध्य प्रदेश में कुल कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। ठीक है ना, मध्य प्रदेश में, समझ में आया, यानी बाघ अभ्यारण्य है, ये आप बताएंगे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कुल कितने बाघ अभ्यारण्य है, ये बताएंगे आप लोग। अब उसके साथ 2 क्वेश्चन हमारे डिस्कस करने होते हैं, किसके, जो हमारा टॉपिक चल रहा है। तो एक क्वेश्चन है, ये रख देना बेटा, क्वेश्चन है ऋग्वैदिक धर्म कैसा था। क्वेश्चन है बच्चों, ऋग्वैदिक धर्म कैसा था, ऋग्वैदिक धर्म कैसा था। ऑप्शन है आपके पास, यहां पढ़ा रखा है सारा का सारा। पहला ऑप्शन है बहुदेववादी, बहुदेववादी। बी ऑप्शन है बच्चों एकेश्वरवादी, एकेश्वरवादी। अगर अच्छे से मेरी क्लास करी होगी तो फटाक से इसका आंसर बता भी दिया होगा बच्चों ने, अद्वैतवादी। और डी ऑप्शन है बच्चों निर्वृत्त मार्गी, निर्वृत्त मार्गी। तो बताएं इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। जब आप लोग इस वीडियो को, तो आपको खैर ये लेक्चर बाद में मिलता है, लाइव तो मिलता नहीं है, धीरे धीरे लाइव भी आएंगे, तब की बात तब करेंगे। अभी आप बताएंगे इसमें से क्या आंसर है। मेरे हिसाब से अपने मन में जो आंसर सोचा होगा वो सोचा होगा बहुदेववादी, और यही बिल्कुल सही है। याद करेंगे तो ऋग्वेद में मैंने आपसे बताया था ये बहुत सारे देवताओं की पूजा करते थे। ठीक है ना, तो यहाँ पर हो गया हमारा ये। अच्छा, उसके बाद एक क्वेश्चन आता है हमारा, और एक और क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को।
वो क्वेश्चन है बच्चों, ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किसको समर्पित हैं? ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त। अच्छा, ये जब मैं एंड करूंगा इसका, आर्थिक, सामाजिक और एक बचा आपका धार्मिक, तो धर्म के बाद जब मैं धर्म पढ़ाऊंगा उत्तरवेद का, उस धर्म में मैं सारे बता दूंगा किस किस को कितनी कितनी बार उल्लेख किया गया है, मतलब कितने कितने सूक्त किस किस को समर्पित है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा अजीब सा लगेगा, फिर मैंने इसे यहाँ डिस्कस कर दिया। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किसको समर्पित है? किसको समर्पित है? किसको समर्पित है? ऑप्शन है आपका, यहां पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है। ऑप्शन है अग्नि को, अग्नि को। बी ऑप्शन है इंद्र को, इंद्र को। सी ऑप्शन है रुद्र को, और बच्चों डी ऑप्शन है विष्णु को। तो आप ध्यान रखना, जो ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त हैं वो किसको समर्पित हैं? वो समर्पित हैं बच्चों इंद्र को, लगभग 250 सूक्त। कितने? 250। और अग्नि को कितने हैं? 200 सूक्त। अग्नि को 200 सूक्त समर्पित हैं। तो अगर आता है पेपर में इस इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो आंसर जाएंगे कौन सा? आपका इंद्र। तो 250 सूक्त समर्पित हैं इंद्र को, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को आगे। देखो ध्यान से, अब जो बात है वो है किसकी? आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति किसकी? उत्तर वैदिक काल की। किसकी बच्चों? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल की आर्थिक स्थिति। अब अगर हमें उत्तर वैदिक काल की आर्थिक स्थिति के बारे में पता करना है, तो फिर आपको पता होना चाहिए ऋग्वेद की आर्थिक स्थिति कैसी थी। तो फिर मैं उसी हिसाब से बनाता हूं। ये हो गया उत्तर वैदिक काल की आर्थिक स्थिति, और यहां डाल देते हैं हम ऋग्वैदिक काल की आर्थिक स्थिति। अब ये देखो, एक तरफ चलेगी ऋग्वैदिक काल की आर्थिक स्थिति जो मैंने पढ़ा रखी है, रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का, और यहां चलेगा हमारा उत्तर वैदिक काल की आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति आप इसको बिल्कुल ऐसे ही बना लेंगे, आप इसे ऐसे ही बना लें, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और मैं तो कहता हूँ साथ साथ नोट्स बना लिया करो, आपको ज्यादा टाइम में नहीं लगने देने का। अगर मेरी आधे घंटे की वीडियो है, तो जब मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ तो समझो इतना एक्सप्लेन करना होता है यहाँ पर कि 2 या 2.5 पेज ही लिखे जाते हैं, एक्सप्लेनेशन बहुत कराना पड़ता है। तो मैं साथ के साथ अगर चीजें करा रहा हूँ ना, तो आप कोशिश करा करो आधे घंटे की जो वीडियो है वो आपकी लगभग 40 से 45 मिनट में निपट जाए। अब मेरी सारी बातें नहीं लिखनी, जो यहाँ पर मैं बोलता हूँ मुख्य मुख्य बातें उनको लिखते चलें, और मैं बोलूंगा वो आराम से ही। स्लाइड्स में अब इसलिए नहीं लेकर आ रहा हूँ क्योंकि स्लाइड्स के साथ क्या रहता है, एक बहुत सारा उतारना रह जाता है, उसे तो मैं ढंग से पढ़ता चला जाता हूँ, आप लोग उसमें उतारते रहते हैं। तो उसमें मुझे ऐसा लगा कि यार इसके साथ तो ये मतलब कि इस तरीके से पढ़ाना थोड़ा अजीब लगा, तो अगर ऐसे पढ़ाऊंगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। स्लाइड को हम लास्ट में कर लेंगे, मतलब कि जब हम क्वेश्चन करेंगे जो चीज बचेंगी वो वाली चीजें क्वेश्चन के साथ हो जाएंगी, तो बचेगा कुछ भी नहीं, पूरा करके निकलेंगे। तो अब आप लोग बिल्कुल ऐसे ही डाल लें ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की आर्थिक स्थिति। जब मैं पढ़ाऊं तो पेन और अपना नोट्स साथ में लेके बैठा करें, उन्हें नोट किया करें, और बस उसका एक बार रिवीजन कर दिया करें, हो जाएगा काम सारा का सारा। अब आपके दिमाग में बात चलनी चाहिए कि ठीक है भाई, अब हमें इस तरीके से इसे काम को करना है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, और या तो फिर इसे नोट कर लें इसी को, इसी तरीके से। सुने बच्चे, अब बिल्कुल ध्यान से, ऋग्वैदिक आर्थिक स्थिति में आना है हमें। आर्थिक स्थिति में क्या बताया था मैंने, क्या देखना होता है? आर्थिक स्थिति में हमें देखना होता है कि व्यापार कैसा है, आमदनी का साधन क्या है, ये हमें देखना होता है। तो वहां पर अगर हम बात करें ऋग्वैदिक की, तो ऋग्वैदिक में आपने आर्थिक स्थिति के अंदर मैंने आपको बताया था कि इनका जो मुख्य पेशा था वो था पशुचारण। इसे मैं ऊपर कर लेता हूं, और फिर इसको हम लिखना शुरू करेंगे। आप लोग इसके साथ ही लिखते चलना जैसे जैसे मैं बताऊंगा, ठीक है। ऋग्वेद का जो मुख्य व्यवसाय था बच्चों वो था पशुचारण। यहाँ बीच में लाइन ड्रॉ कर लेना, अंतर पता चलेगा आपको। तो यहाँ था पशुचारण,
क्या था? पशुचारण। अब किसी बच्चे के दिमाग में ये आ रहा होगा, भैया कैसे पता चला होगा कि पशुचारण था? पशुचारण का साक्ष्य हमने इस प्रकार बताया कि जो ऋग्वैदिक आर्य थे या ऋग्वैदिक जो लोग थे, वो ज्यादातर जो अपनी चीजों का यूज कर रहे थे, है ना, वो पशुओं के नाम से यूज कर रहे थे। जैसे उन्होंने एक वर्ड यूज करा था माप के लिए, गव्यतु, बताया था ना, दूरी की माप के लिए गव्यतु। और जैसे उसने गोधुली, शाम की संध्या का समय क्या था? गोधुली। याद करो, मैंने बताया था कि गोधुली का शब्द, गोधुली शब्द का प्रयोग सबसे पहले ऋग्वेद में हुआ था। गोधुली। युद्ध के लिए गवष्टि, है ना, गव्यतु, गवष्टि, गोधुली और दुहिता, है ना। तो मतलब उनके जो शब्द थे वो मैक्सिमम किसको रिलेट कर रहे थे? पशु को। जैसे राजा के लिए जनस्य गोपा, तो मैक्सिमम किसको लिंक कर रहे थे? पशु को। तो समझना, जब उनके शब्द मैक्सिमम पशुओं को लिंक कर रहे थे, तो उस आधार पे बताया गया कि भाई ऋग्वैदिक जो आर्य थे उनका मुख्य व्यवसाय पशुचारण था। जब यहाँ पशुचारण था तो फर्स्ट हो गया मुख्य व्यवसाय पशुचारण। एक और चीज समझो, यहाँ पे थी जनजातीय व्यवस्था। याद करो, बताया था मैंने, राजनीतिक स्थिति में जनजातीय व्यवस्था, और उत्तर वैदिक काल में जनजातीय व्यवस्था में विघटन हुआ था, इसलिए कृषि को मुख्य बनाया गया था। तो यहाँ पर जनजातीय नहीं, कबीलाई व्यवस्था थी, तो एक जगह तो रुकती नहीं थी, अलग अलग जगह जाती थी, तो मुख्य व्यवसाय उनका हुआ पशुचारण, और सेकेंडरी हुआ कृषि। उसी के विपरीत अगर उत्तर वेद में देखें तो इनका मुख्य पेशा हुआ बच्चों कृषि। क्या हुआ? कृषि। जब इनका मुख्य पेशा कृषि हुआ तो लोहे का ज्ञान भी यहीं पर हुआ, इसलिए कहते हैं उत्तर वैदिक काल में हुआ लोहे का ज्ञान। लोहे के बारे में भी उत्तर वैदिक काल में पता चला, यहाँ लोहे के बारे में कोई पता नहीं चला था। ठीक है, तो अगर आता है वैदिक सभ्यता के किस दौर में लोहे के साक्ष्य मिले या लोहे का प्रमाण मिला या लोहे के बारे में पता चला, तो बताएंगे उत्तर वैदिक काल में। तो ऋग्वैदिक काल की आर्थिक स्थिति में मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुचारण। और उत्तर वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि। अब समझ में आ रहा होगा, मैंने इसे जानबूझ के इसलिए लिखा है कि आप लोग कंपेयर कर सके। तो यहाँ पे है कृषि। सेकंड नंबर पे देखो जरा, सेकंड नंबर पे यहां पर जो था ऋग्वैदिक काल में, एक तो था हमारा कृषि हो गया, सॉरी पशुचारण हो गया, साथ ही साथ जो व्यापार था, है ना, व्यापार, तो व्यापार इतना बड़ा नहीं था, यहाँ पे ज्यादा बड़ा व्यापार नहीं था, व्यापार कुछ ही, मतलब थोड़ा ही व्यापार रहता था। और उस व्यापार में भी पणी नामक व्यापारियों का जिक्र किया था, है ना, पणी नामक व्यापारियों का जिक्र किया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर क्या था? पणी नामक। एक बार, हाँ, यहाँ पर व्यापारी कौन से थे? सेकंड नंबर पे पणी। और कोई व्यापार की इतनी खासियत नहीं थी। लेकिन अगर हम उत्तर वैदिक काल में देखें, किसमें? उत्तर वैदिक काल में, तो उत्तर वैदिक काल में आप देखेंगे कि व्यापार की भूमिका बढ़ जाएगी, व्यापार की भूमिका बढ़ जाएगी। अच्छा, एक चीज समझना, मैं बार बार बोल रहा हूं, जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो अगर कुछ फैक्चुअल पॉइंट बचेंगे तो सबसे लास्ट में डिस्कस करूंगा फैक्चुअल पॉइंट को। अगर मैं यहीं से तुम्हें रटवाना शुरू कर दूं, इसमें ये, इसमें ये, इसमें इस तरीके से रटवाना शुरू कर दूं, तो सोचो यार, तुम्हारे पास इतने सारे तथ्य आ जाएंगे, उन्हें रट के क्या करोगे भाई? सीक्वेंस अगर समझ में नहीं आएगी तो तथ्य नहीं रटे जाने के, अगर सीक्वेंस समझ में आएगी तो ही तथ्य रटे जाएंगे। तो जब मैं एंड में बता दूंगा, जब कुछ मेन जो पॉइंट होंगे उन्हें एंड में डिस्कस कर लूंगा। अभी तथ्यों को समझना, कंसेप्ट को समझना कि ठीक है भाई, जो वहां पर व्यवसाय इतना मुख्य नहीं था, यहाँ पर व्यवसाय मुख्य हुआ, मतलब व्यवसाय मुख्य कहने का मतलब है कि वहां व्यवसाय थोड़ा कम और यहाँ व्यवसाय में बढ़ोतरी, व्यवसाय की भूमिका में बढ़ोतरी होगी, बढ़ जाएगी, मतलब व्यापार की भूमिका बढ़ जाएगी, ये वाली बात रखी है यहाँ पर हमने। तो वहां पर पणी नामक व्यापारी था और यहाँ पर व्यापार की भूमिका बढ़ी। ठीक है, अच्छा, और साथ ही साथ में ये वाली बात ध्यान रहेगी, जो पणी, और ये जो पणी थे, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, जो ये पणी नामक व्यापारी का जिक्र है, ये कैसे बोलते थे? इन्हें बोलते थे गैर आर्य। तो गैर आर्य होते थे, पणी बोला कि गैर आर्य थे। तो आर्यों और गैर आर्यों के बीच में क्या होता था? व्यापार, वस्तु का आदान प्रदान होता था, इस प्रकार से व्यापार कर लेते थे। तो पणी जो है, पणी कैसे है? मतलब मान ले गैर आर्य प्लस आर्य के बीच व्यापार, किससे? आदान प्रदान से। आदान, थोड़ा राइटिंग साफ कर लें क्या? कभी आप सोचो यार राइटिंग ही समझ में नहीं आ रही, चलो मैं थोड़ा साफ लिख दिया करूंगा भाई, राइटिंग थोड़ी ऐसी है मेरी, फिर भी कोशिश करते हैं। यहां पर व्यापार क्या था? वस्तु के
आदान प्रदान पर, बस इतना ध्यान रख लेना कि वस्तु के आदान प्रदान पर व्यापार। और यहाँ पर व्यापार में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी व्यापार में उत्तर वैदिक काल में। तो कृषि और व्यापार में बढ़ोतरी। अब जरा समझो आप ध्यान से, जब कृषि का काम बढ़ेगा, जब कृषि का काम बढ़ेगा तो कृषि में अधिशेष भी होगा। जब कृषि में अधिशेष, अधिशेष मतलब कि एक्स्ट्रा उपज करना, एक्स्ट्रा उपज करना। जब कृषि में एक्स्ट्रा उपज होगी, उस एक्स्ट्रा उपज से जो बचेगा, उस बचे हुए सामान को लेकर व्यक्ति मार्केट में बेचने जाएगा, नहीं जाएगा? पक्का जाएगा। तो यहाँ से व्यापार बढ़ा, ऐसे समझना है। यानी उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम ड्यूरेशन बढ़ रहा है, तो उत्तर वैदिक काल में व्यापार इस कदर से बढ़ना शुरू हुआ। तो पहला पॉइंट पशुचारण इनका मुख्य पेशा, और इनका मुख्य पेशा कृषि, ध्यान रहेगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पर, इधर जो शिल्प की संख्या थी, शिल्प है ना, शिल्प यानी जो उद्योग थे, छोटे उद्योग जो थे वो कम ही थे यहाँ पर ऋग्वैदिक काल में। जैसे आपको मैंने बताया था बढ़ई था, है ना, और इसी के साथ मैंने आप लोगों को बताया था बढ़ई में एक और चीज बताया था, मृद भांड बनाना था, रथ बनाना था, चमड़े का काम करना था। तो छोटे मोटे शिल्प उद्योग थे। यहाँ पर अगर हम देखें शिल्पों के अंदर, तो यहाँ पे शिल्पों की संख्या में वृद्धि हो गई थी, यानी अब वो काम और बड़े लेवल पे किया जाने लगा। शिल्पों में वृद्धि, देखो चीजों को रटना नहीं, पहले समझना। आर्थिक जीवन चल रहा है, व्यापार ही पढ़ाऊंगा। तो जब मैं आर्थिक जीवन चल रहा है, व्यापार पढ़ाऊंगा, तो व्यापार में आपको ध्यान रहेगा भाई उनका मुख्य व्यवसाय था पशुचारण और इनका मुख्य व्यवसाय हुआ कृषि। एक क्वेश्चन ये बनेगा तो आपका खत्म क्वेश्चन। तो अब उसके बाद इनकी बातें तो सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि ध्यान रहनी चाहिए कि कैसे कैसे व्यापार बढ़ता है। वहां पे शिल्प कम, यहाँ पे शिल्प ज्यादा, वहां पे व्यापार थोड़ा कम, यहाँ पे व्यापार ज्यादा। ठीक है, तो ये तो हो गए कुछ पॉइंट। पशुचारण, कृषि, इसे ध्यान रखना। जो मुख्य पॉइंट आता है वो ये आता है कि जो ऋग्वैदिक लोग थे, इन्हें लोहे का और चांदी का प्रयोग ऋग्वेद में नहीं हुआ है, ये याद रखेंगे। प्रयोग नहीं किया है मतलब कि अगर मान लो नॉलेज थी भी तो पर उसका प्रयोग नहीं कर पाए। तो यहां ध्यान रखेंगे, यहां पर ध्यान रखेंगे थर्ड पॉइंट में, लोहे प्लस चांदी का प्रयोग नहीं। लो साफ करके लिखें यार इसे, ऐसे तो और ही गड़बड़ होती रहेगी। लोहे प्लस चांदी का प्रयोग नहीं, है ना। और यहां पर देखेंगे लोहे प्लस चांदी का प्रयोग। तो ध्यान रखेंगे पेपर में आएगा लोहे और चांदी का प्रयोग कहां पे किया गया। लोहे और चांदी का जो प्रयोग किया गया वो किया गया कहां, आपका उत्तर वेद में। लोहे और चांदी का प्रयोग ऋग्वेद में नहीं किया गया। तो आपके पास 2 पॉइंट आएगा फैक्चुअल, और आपके पास सिचुएशन भी आ गई कि अच्छा भाई वहां पे जो अर्थव्यवस्था थी वो ज्यादा ठीक नहीं थी क्योंकि कृषि ठीक नहीं थी। पशुचारण था ऋग्वेद में। सेकंड, उत्तर वेद में कृषि हो गई थी, पशुचारण भी था लेकिन कृषि मुख्य हो गया था। उसके बाद वहां पर शिल्प छोटे थे ऋग्वेद में, और उत्तर वेद में शिल्प थोड़े बढ़ गए थे, व्यापार थोड़ा बढ़ गया था। इधर लोहे और चांदी का प्रयोग नहीं था, उत्तर वेद में लोहे और चांदी का प्रयोग हो गया था। ठीक है, साथ में लोहे को 2 नामों से पुकारा गया है। यहां पर याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लोहे को 2 नामों से पुकारा गया है। लोहे को कहा गया है कृष्ण अयश अथवा श्याम अयश, और चांदी को कहा गया है रजत। लोहे को क्या कहा गया है, कृष्ण अयश, कृष्ण अयश या श्याम अयश। लोहे के लिए कृष्ण अयश, लोहे के लिए 2 नाम है, या तो कृष्ण अयश बोल दो या श्याम अयश बोल दो, है ना। ठीक है, और रजत जो बोला गया है शब्द वो चांदी के लिए बोला गया, चांदी को रजत कहा गया है, चांदी को रजत। कभी पेपर में आएगा, बहुत ध्यान समझना कि लोहे को कृष्ण अयश और श्याम अयश किसमें कहा गया है, तो वो कहा गया उत्तर वेद में। जब ज्ञान लोहे का उत्तर वेद में हुआ तो उसको नाम भी वहीं पे दे दिया गया। और चांदी को क्या कह देते थे, रजत कहते थे। चांदी को रजत कह दिया और लोहे का कृष्ण और श्याम अयश कह दिया। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, साथ में मुद्रा, यहाँ पर अगर मुद्रा है तो मैंने बताया था एक मुद्रा थी निष्क और एक थी शतमान। यहाँ पर मुद्रा थी, अलग ले लेता हूँ स्लाइड, ये ऋग्वेद है समझ लेना, इधर वाला ऋग्वेद है, ये ऋग्वेद और ये उत्तर वेद। तो यहाँ जो मुद्रा थी वो थी शतमान,
शतमान और निष्क मुद्रा के रूप में देखा गया था हम लोगों ने और यहाँ पर शतमान और निष्क तो था ही उत्तर वेद में, शतमान प्लस निष्क तो था ही, लेकिन एक और मुद्रा यहाँ पर देखिए वो थी कृष्णल, ये याद रखेंगे, कृष्णल, ये अणा है, अणा, कृष्णल, कृष्णल है ना। कभी पेपर में क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों के कि उत्तर वैदिक काल में इनमें से कौन सी मुद्रा थी, तो कृष्णल, तो यहाँ पर थी कृष्णल, शतमान भी है, निष्क भी है और कृष्णल भी, और वहां सिर्फ शतमान और निष्क की बात दिखाई दी थी हमें, तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये है हमारा लगभग क्या आपका उत्तर वैदिक काल की आर्थिक स्थिति, इतना ध्यान रखना है और ज्यादा जरूरत नहीं है। तो ऋग्वेद की आर्थिक स्थिति भी समझ में आ गई और उत्तर वेद की भी आर्थिक स्थिति समझ में आ गई, फिनिश हो गया उत्तर वेद की आर्थिक स्थिति, ज्यादा कुछ नहीं ध्यान देना, बस कृष्णल याद रखना है, निष्क याद रखना है, लोहा और चांदी याद रखना है, जबकि ऋग्वेद में ऐसा कुछ नहीं था, लोहे और चांदी जैसी बात नहीं थी, तो वो बात हमने कहाँ पे करी है, यहाँ पर करी है। मेरे हिसाब से इतनी बात तो क्लियर हुई होगी। ठीक है, पशुचारण मुख्य पेशा, कृषि मुख्य पेशा, व्यापार का आदान प्रदान होता था, यहाँ व्यापार की भूमिका बढ़ गई थी, शिल्पों की भूमिका भी बढ़ गई थी, लोहे और चांदी का प्रयोग हो गया था, कृष्ण अयस्क या श्याम अयस्क लोहे को कहते थे। अच्छा एक चीज समझेंगे, वहां पे मैंने वैसे बता दिया था आपको, तांबा और कांसा, कांसा और अयस्क, तांबे और कांसे को अयस्क कहते थे, कहां पर, उत्तर वैदिक काल में, ये मैंने बता रखा था आप लोगों को। ठीक है, और तो इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, और उत्तर वैदिक बस और तो इसके अंदर कुछ नहीं बचा। हाँ कुछ फैक्चुअल पॉइंट हैं, उनको मैं बोलता हूँ उत्तर वैदिक काल के, उनको लिखेंगे आप लोग, 2 मिनट रुकेंगे बस। चलो बच्चों सुनना, मैं एक पॉइंट देखा था, 1-2 पॉइंट है उन्हें आप लिख लें, मैं बोल देता हूं, लिखो, लिखना। पहला क्वेश्चन मतलब इसी से रिलेटेड, उत्तर वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय कृषि था, प्रथम पेशा मतलब कृषि प्रथम पेशा बन गया था, उत्तर वैदिक काल का प्रथम पेशा कृषि था। शतपथ ब्राह्मण में, लिख लेंगे इस पॉइंट, शतपथ ब्राह्मण में कृषि संबंधित, शतपथ ब्राह्मण में कृषि संबंधित 4 क्रियाओं के बारे में बताया गया है, शतपथ ब्राह्मण में कृषि संबंधित 4 क्रियाओं के बारे में बताया गया है, जुताई, बुआई, कटाई तथा मड़ाई। ठीक है, जुताई यहां लिख देता हूं मैं, जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई, इन अगर पेपर में आता है इनमें से किसी का भी, तो शतपथ ब्राह्मण में इन चारों चीजों का जिक्र है। ठीक है, कृषि से रिलेटेड है और हम उत्तर वैदिक काल पढ़ रहे हैं तो हमने इसको यहाँ देख लिया। ठीक है, इसी में मैंने बताया था कि निष्क, शतमान, कृष्णल और साथ में एक है रतिका, रतिका भी याद रखना, रतिका जो मुद्राओं में थे, मतलब माप में रतिका का भी यूज करते थे, लिख लो, माप के लिए रतिका का भी यूज किया जाता था, माप के लिए रतिका तथा गुंजा, रतिका तथा गुंजा का प्रयोग भी किया जाता था, माप के लिए रतिका तथा गुंजा का प्रयोग भी किया जाता था। बस इतना लिख लेंगे बहुत है। तो अब आप लोग को ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल की आर्थिक स्थिति पता चल गई। अब जरा समझना ध्यान से, मैंने आपको क्या काम कराया है, आपको मैं वैदिक काल पे लेके चल रहा हूं, इस वैदिक काल के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा बुद्ध काल, बुद्ध काल के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा मौर्य, फिर मौर्योत्तर, फिर गुप्त, फिर गुप्तोत्तर और फिर पूर्व मध्य। तो मैंने इसमें राजनीतिक बात बताई, राजनीतिक बात के अंदर आपने क्या देखा, इसके अंदर राजा की स्थिति देखी और उनका कि वो लोग कहाँ बसे हुए थे। ऐसे में बुद्ध काल में बताऊंगा महाजनपद में राजा की स्थिति और वो कहाँ बसे हुए थे। ऐसे में मौर्य काल में बताऊंगा राजा की स्थिति और वह कहाँ बसे हुए थे। तो ये था राजनीतिक, राजनीतिक में राजा की बात चल रही है और वो कहाँ बसे थे इसकी बात चल रही है। जब मैं आर्थिक बताऊंगा मौर्य की आर्थिक, तो आपको पता चलेगा हाँ यार
उत्तर वेद, अब देखना ध्यान से, जैसे आपको वैदिक काल का पता चलेगा, वैदिक काल में जो आर्थिक स्थिति थी वो कैसी थी, वैदिक काल के अंदर ऋग्वेद में आप बताओगे पशुचारण, उत्तर वेद में बताओगे कृषि। इसी प्रकार बुद्ध काल में जैसे हम बोलूंगा एकदम फिर चेंज, फिर मैं मॉडर्न बोलूंगा तो एकदम चेंज। तो आप लोग ऐसे अंतर कर देंगे कि आपकी हिस्ट्री पे एक ऐसी समझ बनेगी, भाई हिस्ट्री ऐसे पढ़नी चाहिए। तो अब आपको उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल दोनों की आर्थिक स्थिति पता चल गई। उत्तर वैदिक काल ऋग वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति भी पता चल गई, यानी कि ऋग वैदिक आर्य कहाँ बसे हुए थे, सप्त सैंधव प्रदेश में, और ये गंगा यमुना दोआब में। वहां पर राजा को जनस्य गोपा और यहाँ पे राजा को एकराट उत्तर वेद में, ठीक है। फिर आर्थिक स्थिति वहां की क्या थी, पशुचारण, यहाँ की क्या थी, कृषि मुख्य पेशा। सही है, ऐसे पढ़ो तो फिर क्वेश्चन गलत नहीं होने का। और साथ में हम क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो अब ये बस लगभग इसमें सिर्फ सामाजिक बचा है और आपका धार्मिक बचा है। सामाजिक धार्मिक होते ही साथ हम आ जाएंगे बुद्ध काल में और महाजनपद काल में, और फिर यहाँ पे लिंक करेंगे पिक्चर बाहुबली को, है ना, कि बाहुबली का यूज यहाँ पे कैसे किया गया है, तो उसको यहाँ पे यूज करेंगे। खैर चलो, अब आपको और इंटरेस्ट आना शुरू होगा। थोड़ी बहुत मैं मानता हूँ बोरियत रहती है, पर इतनी बोर मत हो जाना क्या तुम लिंक ही ना कर पाओ। अगर समझोगे, एक दो बार रिवीजन करोगे तो समझ में आएगा। पढ़ाने का बिल्कुल पैटर्न मैंने अलग करके पढ़ाया है, ऐसे नहीं पढ़ाया जैसे आम बिल्कुल सभी पढ़ाने में लगे हुए, मैंने नहीं पढ़ाया वैसे, मैंने थोड़ा सा अलग पैटर्न करके पढ़ाया, जैसे मुझे मेरे सर ने बताया। समझो भाई, हम पढ़ के ही तो आएंगे यार, ऐसा तो नहीं है कि एकदम से हमें सारे, सर ने जैसे जैसे सोर्स बताए, सर ने जो किया तो मैंने उसको फॉलो किया, तो सर के अकॉर्डिंग मैंने चीजों को एक्सेप्ट किया, ठीक है। तो आप ऐसे पढ़ें, आपको यकीन मानना पक्का कंफर्म आपका नंबर पक्का आएगा, ठीक है। और कैसे पेपर पास करना है, किस तरीके से पेपर को करना है, ये सब बातें बताएंगे धीरे धीरे जैसे चैनल में आगे बढ़ते जाएंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। हरे कृष्णा, धन्यवाद।